अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिपोर्टर्स। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने। और अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में पाक आर्मी की गाड़ी पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। सूबाई और मरकजी हुकूमत की रवायती बयानबाजी। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर से 12 मई वाक़यात के हवाले से पूछगछ। आने वाले दिनों में अहम इंकशाफात की तवक्को। इंडोनेशिया में 12 साल से कैद, पाकिस्तानी सजाए मौत के करीब। बैनुल अक़वामी तंजीमों के शोर मचाने पर पाकिस्तान हुकूमत भी जाग गई। पंजाब में बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात, सूबाई हुकूमत के अमन व अमान कायम करने के दावे खोखले निकले। नाज़रीन, आपने हेडलाइन सुनी। कराची में पाक फ़ौज के एक व्हीकल पर हमला और 2 हमारे जो जवान थे उनको शहीद कर दिया गया। एक बड़ा सूबा वहाँ पर इस तरह की कत्लो गारत है और जो दूसरा बड़ा सूबा है वहाँ पर बच्चों के बढ़ते हुए जो अगवा हैं उनके वाक़यात पर हम बात करेंगे और जो रवायती बयानबाजी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं साबिर आपकी तरफ चलता हूँ और जो इशू कराची में हुआ आज, रेंजर्स के रात के हवाले से तो हुकूमतें को फ़ैसला नहीं कर सकी और सूबाई हुकूमत अपनी वज़ीर आला तब्दील करते हुए नज़र आ रही है और उसमें मसरूफ़ नज़र आ रही है, जबकि इसी दौरान जो हमारे मामूल के गश्त पर थे ये 2 जवान और हमला हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर हमेशा हमला होता है, वही रवायती मज़म्मती बयानबाजी। और अभी तक कुछ पता नहीं रेंजर्स के इख्तियारात कब होंगे, वापस कब मिलेंगे रेंजर्स को। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो बड़ा आज जो वाक़या हुआ, सरों पर गोलियां मारी गई, ये बड़ा एक सिंबॉलिक होता है जैसे आप किसी को एग्जीक्यूट करने आते हैं। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा एक उन्होंने रैकी की, पूरी मनसूबाबंदी की और वो वहाँ उनका पीछा करते हुआ है। और फिर उस पर सितम ये कि जो वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया कैमरे, आज जहाँ पर ये वाक़या हुआ वो दोनों कैमरे वहाँ पर ख़राब निकले। तो पहली बात तो ये है कि उनको पता था कि कैमरे कौन सा ख़राब है, वारदात किस जगह पे की जाए तो हम कैमरों की जद में नहीं आएंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम फिर वो जब तक आप मुजरमों को पकड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा नहीं देंगे, ये बात तयशुदा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो रॉ से फ़ंड लेती रही है। उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके मरकज़ी रहनुमा ये बात मान चुके हैं, पाकिस्तानी इदारों के सामने नहीं मान चुके, बल्कि ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसका रिकॉर्ड बता रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंडिया की फ़ंडिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में रॉ के हवाले से, रॉ के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, MQM को फ़ंडिंग के हवाले से अभी तक ऐसी कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। उनके ख़िलाफ़ हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इंक्वायरी शुरू नहीं की। मैं ये बात इसलिए इसका तज़किरा कर रहा हूँ कि आपको पता है कि कुलभूषण यादव पकड़े जा चुके हैं, उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। और अब मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो इंडिया जुल्म सितम कर रहा है, वो इंडिया ये समझता है बिल्कुल कि जी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए वो हर इक़दाम वो करेगा जहाँ पे उसका इख्तियार है। तो कराची जो है वहाँ पे उनके लाइक माइंडेड मौजूद हैं, उनके तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं रॉ के, इंडियन फोर्सेस के। तो वो जब भी उनको मौका मिलेगा वो इस तरह के काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ, एक असेसमेंट है कि ये जो आज अफवाज पाकिस्तान के 2 अहलकारों को शहीद किया गया है, इसका 100% लिंक जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे जो एक तहरीक चली हुई है, इंडिया के हालात काबू से बाहर हैं और उसका ये नतीजा है। और इंडिया इस तरह के वाक़यात और भी करवाएगा पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो ग्रोह उनके लिए काम कर रहे हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो रेंजर्स को इख्तियारात, वो एक अलग चीज़ है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएँ या ना दिए जाएँ, वो एक हम आईनी ठीक है। बहसों में उलझे हुए हैं। ये जो आपने बात कही है,
भट्टी साहब, साबिर ने जो बात कही है कि यहाँ पर रॉ के फंडेड लोग मौजूद हैं बाहर, वो इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो मुझे जो तकलीफ़ हो रही है सारी सूरत हाल से वो ये है कि इस मुल्क में सिर्फ सिविलियंस की हुकूमत नहीं रही। परवेज़ मुशर्रफ पाक फ़ौज के सरबराह थे, और अगर MQM का जो ताल्लुक रॉ के साथ है और फंडिंग की कहानियाँ थी तो वो 11 साल तक 10 साल तक यहाँ पे सदर रहे। उन्होंने MQM को अपने साथ बिठा के रखा, उनको पता भी था कि वो कहाँ से फंडिंग उनकी हो रही है, क्योंकि ये एक पुराना सिलसिला था। तो फिर ये जो सब कुछ आज हो रहा है और जो हम जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें तो सबके हाथ रंगे हुए हैं। इसमें फिर कोई एक गिरोह या एक तंजीम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो अपना अपना हिस्सा अपने वक्त में हर एक ने डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, गुजारिश ये है कि आज तो हमारे जवान शहीद हुए हैं, कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन उन्हें नामालूम अफराद ने नहीं मारा, उनके कातलों का सबको पता है। मैं नाम नहीं लूँगा, छोड़ दें, और पता है कातलों का, इसकी कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है कातल कौन है। गुजारिश ये है, जब आपकी हुकूमतें जो अवाम की जानो माल की महाफज है, वो फैसले जो मिनटों में करने हैं साल हा साल में करेंगे, और दहशत गर्द जो काम साल हा साल नहीं कर सकते, कानून अगर मजबूत हो तो वो काम मिनटों में करने लग पड़े, तो फिर ऐसे हादसा हुआ ही करते हैं। ये कोई काबिल हैरत बात नहीं है, क्योंकि कातल हमारे सामने है, हम तलाश कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे। ये समझने वाले समझ गए होंगे। दूसरी, मुझे छोड़ दें, मुझे बड़ा ही दुख हुआ है आज, एक मैं पता नहीं MQM के कंवर नवीद साहब हैं, कोई टीवी पे उनकी कोई स्टेटमेंट चल रही थी, वो कह रहे हैं हाँ इसको आप रेंजर से क्यों जोड़े हैं, रेंजर के होते हुए अमजद साबरी साहब को कत्ल किया गया, चीफ जस्टिस के बेटे को। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब रेंजर को इख्तियार नहीं थे तो रोजाना 15 से 20 लोग शहीद किए जाते थे नामालूम। उन्होंने ये नहीं बताया कि रोजाना अरबों रुपए भत्ता लिया जाता था। आप इसी तरह शर्मिला फरूकी साहब ने भी यही बयान दाग दिया। वो यार खुदा का खौफ करो, अपनी नाअहलियें, अपनी कोताहियां छुपाने के लिए आप अदारों को इस कदर नीचे दिखाना लग पड़े हो। अब ठीक है, मुझे बताए ना, जैसे जो आपने बड़ी सबसे खूबसूरत बात की, इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर सारी दुनिया को पता है कि MQM राज से पैसे लेती है, अल्ताफ सैन के बारे में ये ज़बान ज़दे आम है, हुक्मरान भी कह चुके हैं, सियासी इदारे भी कह चुके हैं, और इंटरनेशनल ताकतें भी कह चुकी हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब है ये जो कार्रवाई करते हैं और नहीं करते, वो चाहते हैं पाकिस्तान में राख एजेंट रहे, वो पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद करते रहे, वो बेगुनाह लोगों की जिंदगी बेसकून में करता रहे। मेरा ख्याल है साबर साहब ने 100% ठीक कहा है, और आपने माजी में जिन्होंने जराइम पेशा लोगों को नरमी बरती है, वो उनके जिम्मेदार हैं, उनके हिस्सेदार हैं उनके जराइम के। अच्छा, क्योंकि कराची की भट्टी साहब जो सूरत हाल है उसमें रेंजर्स के किरदार पर हम बहस करते हैं और उसका वो बड़ी एक रेलेवेंट डिबेट होती है। खुर्शीद शाह साहब ने जो रेंजर्स ने जो कुछ किया और वहाँ पर सिंध हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने जो एक गुफ्तगू की है, मैं आइए आपको उससे कुछ सुनवाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो कि सोचते किस तरह से हैं हमारे हुक्मरान। तो मैं बड़े शगाफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि जितना आज पीस सिंध में है, और ऑल क्रेडिट गोज टू सिंध पुलिस, किसी और को क्रेडिट मैं नहीं दूंगा। ये वो सिर्फ सिंध पुलिस को क्रेडिट देता हूँ कि आज सिंध में बिल्कुल अमन है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि जो अमन है वो सिर्फ सिंध पुलिस को क्रेडिट देते हैं, किसी और को नहीं देते। अब मैं आपको AIG साहब जो हैं मुश्ताक महर साहब, उन्होंने जो आज जिस अंदाज में गुफ्तगू की, और ये जो वाक़या था पाक फ़ौज पर जो हमला हुआ कराची के अंदर, 2 जवान शहीद हुए, उनका रवैया क्या था, आइए ज़रा आप उनकी गुफ्तगू सुन लें। इस तरह का कोई थ्रेट तो नहीं था। बाकी आपको पता है कराची में हर वक्त कोई ना कोई वक़ुआ होता रहता है। बाकी इसका हम चेक करते हैं कि पिछले वाक़े से इसका क्या ताल्लुक़ है और ये किस इदारे के थे। यानी उनका ये कहना है कि ये कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, और ये आज का भी एक वाक़या हो गया, तो ये वाक़यात का एक तसलसल है, और इसलिए उनको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसको चेक ज़रूर करते हैं। ये जो एक ये आपने रवैया देखा, और फिर थोड़ा सा मैं साबर आपसे चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी अंदर भी जो एक कमज़ोरी हमें नज़र आई जब रेंजर्स ने अनवर सोहेल सियाल के भाई के फ्रंटमैन को पकड़ा, उसमें हमारे हसास इदारों के लोग भी शामिल थे। तो जिस तरीके से उनको छुड़वाया गया, जिस तरीके से फिर रेंजर्स ने भी उस सारी सूरत हाल में बैकआउट किया,
ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे पूरा मुल्क जो है आप उन लोगों के हवाले कर देना चाहते हैं जो यहाँ पर किसी भी निज़ाम के नाम पर जिस तरह की मर्जी खून की होली जो खेलना चाहते हैं। देखें अगेन मैं हमारा जो सिस्टम है ना समी साहब, उसको भी वो खा जुडिशल सिस्टम है या फिर प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है। आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी कि टेररिस्टों को स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और उनको सज़ा मौत दी जाएगी। वो जो भी फैसला करते हैं आला अदालतें उनको सस्पेंड कर देती हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं। वो बिल्कुल तयशुदा मिलिटेंट्स, वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात किए, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमों पे भी कुर्बान जाएं कि जब वही टेररिस्ट पूरे मुल्क में आग लगा रहे थे, ख़ुद कुछ धमाके कर रहे थे, जलाओ घिराव कर रहे थे और बेमासूम लोगों को शहीद कर रहे थे, उस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमें नहीं आई। अब मिलिट्री कोर्ट्स ने वो काम किया, उनको भी आला अदालतें जो सस्पेंड कर देती हैं। दूसरी बात, इतने हमने टेररिस्ट पकड़े हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, उन सबको हमने सजा के रखा हुआ है जेलों में, उनको हम ट्रायल ही नहीं कर रहे। उसमें एक मिसाल देता हूँ अजमल पहाड़ी साहब का। एक सिर्फ सौलत मिर्ज़ा को फांसी दी गई है और वो भी बड़ी मुश्किल से दी गई है। बाकी तमाम के तमाम, मुझे तो अब नाम भी, वो माधुरी है, अजमल पहाड़ी है, फ़लाँ, वो सारे हमने सजा के डेकोरेशन पीस के तौर पे रखे हुए हैं। उनका ना प्रोसिक्यूशन की जा रही है, ना उनको ट्रायल किया जा रहा है, ना उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, और जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं उनको भी हमने जेलों में रखा हुआ है। वो अंदर बैठ के सारा काम कर रहे हैं। क्या वो बारगेनिंग टूल के तौर पे हमने उनको रखना है कि हम बारगेन कर सकें कभी अगर ज़रूरत पड़े? जब तक कराची हो या कोई भी हो, जब तक आप मुजरिमों को सरेआम कह रहा हूँ, फांसियाँ नहीं ना देंगे, सरेआम सर, ठीक है, जब उस वक्त तक सूरत हाल नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, जहाँ अमजद साबरी का मर्डर हुआ है वहीं पे उनके मुलजिमों को लटकाया जाए। ठीक है, जहाँ इनका आज जो 2 अहलकार शहीद हुए हैं यहीं पे इनके पकड़े जाएं, यहाँ लटकाया जाए। अवैस शाह के जो पकड़े गए हैं उनको आप देख लें, जो बाकी लोग पकड़ेंगे उनको देख लें। हम ये सुनते रहते हैं कि इतने कराची से जुड़ी हुई मेरी दूसरी स्टोरी है जिस पर हम जाना चाहते हैं। भट्टी साहब, आज जो MQM की तरफ से नामजद मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, ये बताया, मैं जरा ये खुर्शीद शाह के बयान पे एक थोड़ी सी गुजारिश करूंगा पहले। मुझे जरा मौका दे दी। गुजारिश है, जो कौम के लिए शहादतें लेते हैं ना, जाने कुर्बान करते हैं, उनको हुकूमत के फैसिलिटेटर अपोजिशन लीडर नाम के खुर्शीद शाह साहब की कुर्बानी में तारीफ की जरूरत नहीं होती, हिस्ट्री उनको याद रखती है। लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क को आग लगाने में हर एक ने अपना अपना रोल अदा किया, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे अदलिया है। मुझे अफसोस है कि रेंजर पर भी ये बिलाल अकबर साहब हुकूमत को ये क्यों नहीं कहते कि हमने क्रॉस भी बोर्ड करना है और पूरी इख्तियारात लेने हैं, फिर हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। क्यों बार बार जवानों को शहीद कराया जा रहा है? क्यों बार बार इनसे इसका फैसला किया नहीं जा रहा कि जी रेंजर को क्रॉस दी बोर्ड और पूरे पाकिस्तान में इख्तियार दिया जाए? जब आप खुद इतने डिफेंसिव हो जाएंगे कि लाड़काना में आपके जवानों को मार रहे पीटे चंद 2 टके के गुंडे, और आप उनके खिलाफ फैसला ना कर पाए, आप उस वजीर जो है दाखिला उसके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए, तो फिर लोगों के बच्चों को शहीद कराना छोड़ दें और बैरकों में चले जाए। करना है तो कार्रवाई पूरी करे और क्रॉस दी बोर्ड करे। इसी में फौज की भी इज्जत है, पाकिस्तान की भी सलामती है। अदरवाइज ये कंप्रोमाइज से बातें नहीं चलेंगी आगे। जी साहब, मैं आगे चलें, अगर आप आगे चलें, मैं जो आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, MQM के वसीम अख्तर साहब नामजद मेयर हैं, वो उनके बारे में ये कहा है राव अनवार साहब ने कि 12 मई के वाक़यात की पूछगिछ हुई है उनसे, और इसके अलावा जिसमें ये उन्होंने कहा है कि अहम इंकशाफात की तवक्को, और पुलिस के साथ गुफ्तगू का इस हवाले से वसीम अख्तर साहब ने राव अनवार साहब के मुताबिक इतराफ़ भी किया है। 12 मई का एक ऐसा वाक़या है जो पूरी कौम कहती रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये वाक़या किया उस दिन जो कत्लेआम हुआ, उनके जो मुजरमान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अभी तक सज़ा नहीं मिली। लेकिन आज ये जो दोबारा सामने आई है बात, क्या आप देखते हैं इसको कि ये जो अहम इंकशाफात की तवक्को वो क्या हो सकती है, और इसमें कुछ बात आगे बढ़ेगी या आज एक बयान की हद तक और फिर कोई सौदेबाजी, कोई मुकबका, कोई कंप्रोमाइज़ और बात ख़त्म हो जाएगी? सौदेबाजी होगी। मैं आपको, आप देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, जो कराची जाना चाह रहे थे। कराची, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब
वो सीन अगर दिखा दें जो 12 मई को जो गोलियां चली हैं, लोगों को वो याद हो जाए, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन लोगों के जहनों से गुजरता जा रहा है, हटता जा रहा है। 12 मई भी एक मैसेकर था एक लोगों के साथ, ये ज़रा वो भी ज़रा आप अगर दिखा दें लोगों को। जी साहब। तो इफ्तिखार चौधरी साहब एयरपोर्ट कराची पे थे और ये कुछ हो रहा था कराची में, और बहुत सारे सीक्रेट्स आउट हो चुके हैं कि कैसे सबक सिखाने का कहा गया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक को दबाया जाएगा, उनकी बहाली की, और यही हुक्म ये नाज़रीन ये कराची है। 12 मई को कराची जहाँ पे कत्ल आम हुआ और उस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वहाँ पे जाना था, और उस वक्त के जो हुक्मरान थे वसीम अख्तर साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। ये खुलेआम गोलियां, ये कोई आप अफ्रीका के मनाजर नहीं देख रहे, ये कोई लबनान नहीं है, ये कराची शहर है जो पाकिस्तान की शहरग है, ये खुलेआम गोलियां आप सुन रहे हैं, लोग असला लेके चल रहे हैं, इसकी कोई तहकीकात नहीं, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। अब ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से वसीम अख्तर साहब से पूछगछ कीजिए। जी साहब। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ कराची में जो कुछ हुआ, ये इफ्तिखार चौधरी साहब उसके बाद बहाल हुए, उन्होंने 100 मोटर नोटिस लिया और उसके बाद फिर मामले को दबा दिया गया। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम सब बारगेनिंग टूल के तौर पे ना रख लेते हैं चीज़ें। अब वसीम अख्तर साहब चूँकि मेयर के तौर पे नामजद हुए हैं, अब वो गिरफ़्तार हुए हैं, अब फिर 12 मई के वाक़े की अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इतने साल के बाद, MQM 100% एक ही मौक़िफ़ लेगी कि जनाब ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अगर ये हुआ था तो इतने साल खामोशी क्यों रखी गई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्यों नहीं किया। तो गुजारिश वही बात आ जाती है कि जब तक आप स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक आप ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं देंगे, उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं। भट्टी साहब जो कह रहे थे कि बिलाल अकबर साहब को कि DG रेंजर्स जाएँ और ये करें, उसमें भट्टी साहब अगर हम बिलाल अकबर को आप ये भी बात कहेंगे ना DG रेंजर्स को, तो फिर आर्टिकल 6 के लिए आप भी तैयार रहें और मैं भी तैयार रहूँगा, क्योंकि फिर ये समझा जाता है कि हम किसी गैर आइनी इक़दाम की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में मामला तो ऐसे ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि गैर कानूनी अहकामात ना माने किसी भी अफसर को, और अपना जो आपने हल्फ उठाया है आप उसका पास रखें, और जो भी कानून और कायदे में बात आती है आप उस पर अमल दरामद करें। ये तो सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मुझे हल बता दें कि रेंजर्स कराची में आइन और कानून के मुताबिक उस वक्त तक अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस वक्त तक किरदार अदा नहीं कर सकती जब तक या तो सूबाई हुकूमत उसको इजाज़त तो फिर एक सवाल मैं तलब करूंगा ना आपसे, मुझे सवाल करने दें। अगर वो कर ही नहीं सकते तो फिर लाड़काना क्या करने गए थे, और अगर वहां पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था तो फिर उसको छोड़ा क्यों? अगर आप खुद गैर कानूनी का अगर तो आप उसे कानूनी समझते तो फिर आप क्यों छोड़े, क्यों आप बैकआउट कर गए, क्यों भाग गए वहां से? आप तो पीछे बैकअप नहीं किया जाता ना, उसको सपोर्ट नहीं मिलती, पॉलिटिकल सपोर्ट जब तक नहीं होगी ऐसा ही हाल होगा। आप तो इसका मतलब लाड़काना में गैर कानूनी रेड किया गया, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ सर, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे तो उनका सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इसको दूसरी बात करेंगे तो फिर आप आर्टिकल 6 के लिए आप भी तैयार रहें, मैं भी तैयार रहता हूं। ठीक है, इसी पर बात जारी रखें। मैं तैयार हूं। भट्टी साहब ब्रेक लेनी है, इसी पर बात करेंगे। कैमरा ना ये धमकियां देना बंद करें और सुन ले आप मुझे, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान की सलामती के आगे मुझे किसी आर्टिकल 6 की नहीं है, उसी जो आइन है ना उसी में 62 और 63 है। आप ओथ देते हैं कि इसमें 90% लोग उसमें पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते? बिल्कुल क्या बात है, जब आप लोगों की जिंदगी की जानो माल की हिफाजत आए तो आप कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगा दे। जब चंद हुक्मरानों की गर्दन तक कानून की गिरफ्त जाए, आप कहते हैं इस दौर में मीडिया भी जिम्मेदार है, अदलिया भी जिम्मेदार है, फौज भी जिम्मेदार है, पॉलिटिशियन तो है ही जिम्मेदार, ब्यूरोक्रेसी भी। हमने सबने कंप्रोमाइज कर करके मफादात में ठेकेदारी कर करके मफादात ले लेकर इस कौम को इस हालत तक पहुंचा दिया है कि घर वालों को बाहर वालों की फिक्र रहती है, उन्हें कोई ना मार दे, बाहर वालों को घर वालों की रहती है। इस मुल्क को खत्म कर दिया यार ये कंप्रोमाइज कर करके। आर्टिकल 6, आर्टिकल फला, आर्टिकल फा। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये बेगुनाह 2 लोगों को शहीद किया गया? कौन सा आर्टिकल है जहां पिंडी और इस्लामाबाद लाहौर में होने वाले हजारों लोगों को बम ब्लास्ट में मारा गया? इसको कौन सा आर्टिकल इजाजत देता है? अगर फौज नहीं कर सकती तो फौज जारी रखें।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता भट्टी साहब ने उठाया ब्रेक पर जाने से पहले कि रेंजर्स को तब आना चाहिए जब उनको इख्तियारात पूरे मिलें। अगर वो पूरे इख्तियारात के बगैर आएंगे तो और इसी तरह जवानों को शहीद कराना है तो फिर इस तरह आने का कोई फ़ायदा नहीं। और साबिर शाकिर साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं सूरत हाल में तो फिर आर्टिकल 6 लगने का अंदेशा रहता है। बात तो भट्टी साहब की ठीक है, अगर आना है तो पूरे इख्तियारात के साथ आए, अगर ना आए ये कौम को क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। समी साहब और भट्टी साहब बात यह है कि अच्छा ज़रा इस पर भी बात कर दें। ये जो आज मुज़म्मती बयान वज़ीर आज़म साहब ने कुर्बानियाँ, चौधरी निसार साहब गायब ही हो गए हैं, अवेलेबल ही नहीं, बिल्कुल ये वैसे ही गायब हो गए हैं जैसे इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ पहले डील की थी ना कि अगर वो वहाँ पर अदालत में अपने ऊपर लगवा लेंगे फर्द जुर्म तो उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। और मुझे मेरे सोर्सेज बताते हैं कि क्या हुआ उसके बाद, वो फर्द जुर्म उन्होंने लगवा ली। जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब सेक्रेटरी दाखिला साहब और जनाब वज़ीर दाखिला साहब चारों के चारों फ़ौज के लिए अनअवेलेबल हो गए। और शायद ये वो पहली एम्बेरसमेंट थी जो सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के दरमियान हुई थी। जनाब अब आप पोडियम आपके पास। अच्छा, एक तो बात यह है कि समी साहब और भट्टी साहब, रेंजर्स ने कोई भी काम करना है या किसी भी इदारे ने काम करना है वो आइन के अंदर रह के ही करेंगे। रेंजर्स को अगर सूबाई हुकूमत बुलाएगी तो रेंजर्स अपना किरदार अदा करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। दूसरी सूरत है फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद एक्ट करे और वहाँ पे गवर्नर रूल या फिर आर्टिकल मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं 148, 149 या 147, इसमें से वो बराह रास्त मुदाखलत का इख्तियार रखती है। अब वहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है, वो करना नहीं चाहते, वहाँ वो करेंगे तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। तो अगर आप आर्मी को या रेंजर्स को कहेंगे कि आप कोई मावरा आइन इक़दाम करें या आप ये सारी सूरत हाल को आपके सामने हो रही है इसको इग्नोर ना करें और अपना कोई रोल अदा करें, तो वो अगर आप कहेंगे तो फिर आपने को पता है वो कामरान साहब थे फैसलाबाद वाले, वो आर्टिकल 6 मूव ऑन वाले, ठीक है, मूव टू द जेल, वो मूव ऑन के बजाय वो जेल चले गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया है और वो ट्रायल भुगत रहे हैं और वो आर्टिकल 6 फौरन आ जाता है। मुझे भट्टी साहब के पास वापस जाए, भट्टी साहब के पास बिल्कुल वापस जाएं और भट्टी साहब को अगेन मैं कहूंगा आर्टिकल 6 का क्या कर डराते रहते हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा समी साहब, गुजारिश ये है कि मेरा भाई मुझे आर्टिकल 6 दे रहा है, मैं दावत दे रहा हूं मेरे पे आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। आर्टिकल 6 उसके खिलाफ लग रहा है, मैं बताऊं, जिसने मार्शल लगाया और उसकी मामनत की। जुल्फकार अली भट्टो को एक डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने फांसी लगा दी, फांसी जिसको अदालती कत्ल कहा जाता है, जिसने उसकी मामनत की वो तो आपका वजीर आज़म है आज। तो आर्टिकल 6 साहब मुझे डरा रहे हैं, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जो मुझे डराएगा। आर्टिकल 6 उससे का है जिसने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी और जिसने अपनी ले पालक बच्चे को पाला, आज वो वजीर आज़म है। मामनत उन्होंने की है, मैंने नहीं की किसी डिक्टेटर की। मैंने मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर नहीं गया, मेरे लिए कौन सा आर्टिकल 6 लगाएगा। मैं मुशर्रफ से एग्रीमेंट करके मुल्क में नहीं आया, मेरे लिए एग्रीमेंट, तो आर्टिकल 6 की क्या धमकी दे रहे हो मुझे। कमाल है यार, हैरत है मुझे कि मैं ये कह रहा हूं कि एक अदारों ने काम करना तो पूरा करे वरना छोड़ दे, इसमें मुझे आर्टिकल 6 से डराने लग पड़े हो। ये अजीबो गरीब तरीका अंदाज है। जो मामनत करता है आर्टिकल मार्शल लगाने वाला, अच्छा, उसको वजीर आज़म बना लेते हो, अगर आप मुझे उनको डिफेंस मिनिस्टर बना लेते हो, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना लेते हो, जो टीवी पे आके अवाम की बात करे उसको फांसी का फंदा दिखाते हो। अच्छा, अगर लगाओ फांसी, मैं चूमने के लिए तैयार हूं ऐसे फंदे। नहीं आपको फांसी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका सवाल रिफ्रेज कर दूं साबिर के साथ। साबिर, भट्टी साहब का कहना यह है कि अगर इस मुल्क में कत्लो गारत हो रही है और आइन के आप पाबंद हैं, आइन में आपने हल्फ भी उठाया हुआ है कि न सिर्फ आपने जोग्राफियाई इनकी सरहदों का हिफाजत करनी है, नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करनी है, जानो माल की भी जब आप आ जाते हैं तो उसकी आप हिफाजत करते हैं। कराची में अगर एक जुर्म होता है और वो जो मुजरिम है वो अगर लाड़काना चले जाते हैं तो वो कराची के जुर्म को पकड़ने के लिए लाड़काना जाते हैं, इसमें कौन सा आइन का तजावुज। और भट्टी साहब जो कह रहे हैं बात कि अगर आपके सामने कत्ल हो रहा है, आपके पास इख्तियार है तो आप होने देंगे, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मरने देंगे आप। मैं आप दोनों से दोबारा कहूंगा कि आइन हमारा ये कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज या तो सूबाई हुकूमत उनको बुलाएगी, तो वो रेंजर सूबाई हुकूमत के कहने पर ही आई हुई है तो भाई अब खत्म हो गया ना, म्याद खत्म हो गई। अभी आजकल तो खत्म हो गया, लाड़काना की मैं गुजारिश कर, उसमें लिखा हुआ है, उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ कराची तक वो महदूद रहेंगे।
नहीं, लेकिन अगर किसी मुजरिम को वो परस्यूट कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, तो वो तो फिर जा सकते हैं। नहीं, रेंजर नहीं जा सकती सर। इंटरनेशनल कानून आपको इसकी इजाजत देता है। अमेरिका ने कहा कि हम तालिबान को परस्यूट करते हुए कहीं मर्जी चले जाएं किसी मुल्क में भी, तो दहशतगर्दों का पीछा करना तो इंटरनेशनली इसकी इजाजत दी गई है। तो उसको आप कंपैरिजन भी कर लेना, अमेरिका की हालत क्या है, हमारी हालत क्या है। हम तो आइन में उलझे हुए हैं ना, हम तो आइनी मुशगाफियों में उलझे हुए हैं, कानूनी मुशगाफियों में उलझे हुए हैं। हमारे पास रेंजर्स हो या फौज हो, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो उस वक्त तक एक्ट नहीं कर सकती जब तक सूबाई हुकूमत ना बुलाए, जब तक फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर ना करे। भट्टी साहब एक मिनट इजाफा लगाता हूं। भट्टी साहब एक मिनट, नहीं ठहर देना, भट्टी साहब की बात सुनिए ना, वहां को गुमराह किया जा रहा है। जी जी भट्टी साहब, आपकी फौज के IS और MI अभी तक हजारों दहशतगर्दों को पकड़ चुकी है, इसका मतलब है सारे नजायज पकड़े। यार ये कमाल क्या कर रहे हो, पाकिस्तान दुश्मनों को दहशतगर्दी का इख्तियार है लेकिन फौज को उनको पकड़ने का इख्तियार नहीं है। सैकड़ों नहीं हजारों मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जो आज तक बहुत सारे बड़े बड़े वारदातें दहशतगर्दी नहीं हो सकी, उनका नेटवर्क ISI-MI ने ब्रेक किया और उनको रेस्ट किया, इवन के पुलिस ने भी लोगों को रेस्ट किया है। ये किस तरह हो सकता है कि कराची में दहशतगर्दी करो, कराची में बत्ताखोरी करो, अंदरूने सिंध जाके बैठ जाओ और कानून खामोश हो जाए, रेंजर खामोश हो जाए। अच्छा, अब कश्मीर में क्या हो रहा है हमारे नेबर में, बिल्कुल भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे भारत किस तरह जाके लोगों को मारता है, उनकी फोर्सेस उनको मारती है। वहां पर तो कभी किसी ने कहा कि जनाब ये आपने मावरा आइन मावरा अदालत कर दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इस किस्म की सोच है उसको फैलने देना, उसको फैलाना, ये तो अब आप सही पॉइंट पे आ गए हैं। बड़ी नवाजिश के ये जो सोच है, तो पाकिस्तान में तो या तो फिर 5 जुलाई 77 हो, 12 अक्टूबर 99 हो जाए, या उससे पहले नहीं, हम क्यों हो जाए, हमारे जो सियासतदान हैं, गुजारिश सुन लें, हमारे को प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए ना। हम क्यों मावरा आइन किसी चीज की बात प्रेशर बिल्ड करें, जितना मर्जी प्रेशर बिल्ड कर लें, जब तक पॉलिटिकल प्लेयर्स या गवर्नमेंट्स जो हैं, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, आपस में उनका एक मुकमुका है, मैच फिक्स है, वो नहीं करेंगे। वो रेंजर्स को इख्तियार अच्छा, मुझे ठीक है, ये बहस है चलती रहेगी, लेकिन मुझे अगली स्टोरी की तरफ जाना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी दिल वाली स्टोरी है भट्टी साहब। एक इंडोनेशिया में एक पाकिस्तानी है, 12 साल से वहां पर बंद है। हमारी हुकूमत तो खैर पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की कोई खैर खबर नहीं करती, जो बाहर बेचारे कहीं पकड़े गए हैं उनकी क्या उन्होंने खैर खबर करनी है। हमारी एम्बेसीज या हमारा जो स्टाफ है वो तो हमारे जो रॉयल फैमिलीज हैं जब वो बाहर जाती है सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैठा होता है। लेकिन बहरहाल इस नौजवान जुल्फ़िकार पर वहां पर एक मंशियात का इल्ज़ाम लगाया गया। जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने इल्ज़ाम भी वापस ले लिया। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने, भारतीय तंजीमों ने इस मसले को उठाया, बरतानिया की तंजीमों ने इस मसले को उठाया, सॉरी भारतीय नहीं, जिस पर पाकिस्तान के अंदर भी एक जो इसी तरह की एक NGO है उसने इसको उठाया और इस पाकिस्तान की हुकूमत भी अब इस पर कुछ हरकत में आई है। बताया जा रहा है कि फातमी साहब भी इंडोनेशिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके लिए कुछ नहीं किया गया तो ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते इसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। इस हवाले से हमारे साथ मरियम हक हैं जो हैं जिन्होंने इस चीज़ को उठाया है, वो हमारे साथ हैं। और ये JPPP जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी तंजीम का नाम है। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है और क्या हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर करना चाहिए ताकि ये जो पाकिस्तानी अब तक की तहकीकात के नतीजे में सामने आई है बात कि वो मासूम है, उसकी जान बच सके। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहबा, ज़रा बताइएगा हमें कि ये जो इस वक्त पाकिस्तानी है जुल्फ़िकार, वो किस कदर उसकी हालत जो है वो इस वक्त नाजुक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये जो जुल्फ़िकार है, जैसे कि आपने कहा, इसे अब 12 साल हो गए इंडोनेशिया की जेलों में जहाँ पर ये रुल रहा है सजाए मौत का कैदी बन के। ये इसके ऊपर मंशियात का चार्ज लगा था 2004 में। जिस आदमी ने वो चार्ज लगाया उसने खुद अदालत को बताया था कि उसने उसको गलत मुलफ़िज़ किया है केस के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त पुलिस का बहुत ज़ोर था, दबाव था और उसके ऊपर तशद्दुद भी हो रही थी। और उसने कहा कि पुलिस ने मुझे ये भी वादा किया था कि मुझे कम सज़ा मिलेगी मैंने इस, और कि अगर तुम किसी का नाम दे दोगे, तो उसने जुल्फ़िकार का नाम दे दिया।
उसके बाद जुल्फ़िकार के ऊपर ख़ुद जो है मुसलसल और तशद्दुद किया गया पुलिस से, यहाँ तक कि उन्होंने उससे फिर एक कन्फेशन भी साइन की, और सिर्फ वही कन्फेशन है जो कि जुल्फ़िकार को उस जुर्म के साथ बांधती है। अब बताइए, और कोई उनके पास सबूत नहीं है। ताज़ा अब इस वक्त की सूरत हाल पर आ जाइए कि जो इस वक्त कोशिशें हुकूमत कर रही है क्या है, आप क्या चाहती हैं, क्या फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करें? मरियम साहबा के अगर दिल के नाजुक तारों को उनको हिलाना हो, उनके अंदर कोई जज्बा हमदर्दी पैदा करना हो, तो क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूंगी कि इस वक्त इंडोनेशियन हुकूमत की अपनी एक रिपोर्ट और फाइंडिंग है जिसमें जुल्फ़िकार को उन्होंने बेकसूर पाया गया है। वो रिपोर्ट इस वक्त उनके प्रेसिडेंट के पास है, उनके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के पास, उनका सदर है, उसके पास ये पावर है कि वो जुल्फ़िकार को माफ़ कर सके और उसकी जान बचा सके। लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरी के लिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करेगी। हमारा जब सदर उनके सदर से कहेगा कि हमारे पाकिस्तानी शहरी की जो बेकसूर है आप जान बचाएं, जो कि बाकी ममालिक ने किया है, जो यूरोपियन ममालिक ने अपने शहरियों के लिए किया है, तो अब ये टाइम आ गया कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी सदर जो है, वो हमारे पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी को अहम बनाएं और उसको बचाएं, और वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कहें कि उसको माफ़ करें। जी साबिर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो अब क्या आपका कोई रब्ता हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे। आप भी दफ्तर खारजा, हमारे दफ्तर खारजा से राब्ते में हैं? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है जकार्ता में, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने भी ये क्लेम कहा है कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन इस वक्त जब तक हाई लेवल पे, जब तक इस्लामाबाद से इंटरवेंशन नहीं आएगी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपका बराह रास्त इस्लामाबाद दफ्तर खारजा या प्रेसिडेंसी में आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है? आपकी आवाज़ थोड़ी सी मरियम साहबा, ये साबिर ये पूछ रहे हैं कि आपने अभी हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पे कोई बाज़ाब्ता राब्ता किया है, वजारत खारजा से कोई राब्ता किया है, कोई प्रेजेंटेशन उन्हें बना के दी है कि जुल्फ़िकार के लिए ये स्टेप्स आप उठाएं? जी, ये सारी प्रेजेंटेशन जो है, ये जो एम्बेसी जकार्ता में, बिकॉज वो उधर प्लेस्ड है, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन प्लेस की गई है, जो सारे उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसकी सर्जरीज के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे उनके पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो गुफ्तगू है, मुझे एक पुराना केस याद आया है कि एक बच्चा था जो कराची जेल में था, वो भी इसी तंजीम ने उसका केस उठाया था, अगरचे वो बच्चा बाद में सज़ाए मौत से तो नहीं बच सका। लेकिन मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ नाज़रीन। उस वक्त मैं एक और चैनल में काम करता था और मैंने ख़ुद टेलीफ़ोन किया तो सदर ममनून हुसैन ने वो फ़ोन ख़ुद उठाया और उन्होंने वादा किया और उस वादे को पूरा भी किया। उन्होंने उस हवाले से बात भी की और उसके लिए उन्होंने उसकी जो सज़ाए मौत थी उसको रोका। तो अब ये अगर हम ARY से ये बात नशर कर रहे हैं और ममनून हुसैन साहब का दिल भी बहुत नरम है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं, और अगर वो एक टेलीफोन करें और इंडोनेशिया के सदर को तो एक मासूम पाकिस्तानी की जान बच सकती है। और ममनून हुसैन साहब का जो दिल है वो बड़ा नरम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस बात का हम बड़ी तनकीद करते रहते हैं इस हुकूमत पर, लेकिन इन हवालों से सदर ममनून हुसैन एक बहुत ही अच्छे दिल वाले आदमी है और आम आदमी की जो तकलीफ है उसके लिए वो बात भी करते हैं और अपनी गुफ्तगू में भी इसका इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो बात करें जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर से और इस मासूम पाकिस्तानी की जान बचाने की बात करें, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ वो गरीब है, उसके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। तो सदर ममनून हुसैन, प्लीज आप फोन उठाइए और इस हवाले से आप बात करें इंडोनेशिया में। मरियम साहबा भी अभी हमारे साथ हैं, वो कुछ बात करना चाहती हैं। जी मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये इजहार करना चाह रही थी कि 3 दिन के अंदर जुल्फ़िकार को फायरिंग स्क्वाड से एग्जीक्यूट किया जाएगा जकार्ता में, इसलिए आज पहला दिन है, परसों उसको फायरिंग स्क्वाड से कर दिया जाएगा। तो सदर पाकिस्तान से हमारी यही अपील है कि वो जल्द अज जल्द उसकी जान बचाएं और इंडोनेशिया में उनके सदर से बात करें और उसकी जान बहुत शुक्रिया मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। ममनून हुसैन साहब, शरीफ साहब, आपसे यही दरख्वास्त है, यही अपील है कि फ़ोन उठाएं। 2 दिन रह गए हैं, आप एक मासूम पाकिस्तानी की जान बचा सकते हैं। आपको पाकिस्तानी कौम भी दुआएं देगी, अल्लाह भी आपको इसका अजर देगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद पंजाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो पाकिस्तान की वो सूरत हाल, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी, और अब आपको आज एक जो गुफ्तगू की लतीफ़ खोसा साहब ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अयान अली को शामिल किया जाए तफ्तीश में जो कत्ल की तहकीकात हो रही हैं उस इंस्पेक्टर अयाज की, तो उसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू की, जिस अंदाज में उन्होंने इस पर बात की, ज़रा एक नज़र आप वो देख लें। एक तरफ हुस्न है, दूसरी तरफ बदसूरती है, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को भट्टी साहब, आप देखें वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कत्ल की बात है, एक मुलजमा है, वो पंजाब के साबिक गवर्नर रह चुके हैं, खुद अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, एक बड़ी जमात के बड़े आला ओहदेदार हैं और कहते हैं कि हम गरीबों की जमात हैं। आपने गुफ्तगू उनकी सुनी? सब ये सब गुजारिश है, पाकिस्तान में जो इंसाफ की सुस्त रवैया ना, काबिल अफसोस नहीं काबिल तकलीफ है। अब मुझे बताएं, मोहतरमा अयान अली साहिबा की थाने इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्या ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्टिगेशन होगी? यार इतने बड़े ये कदकार के लोग हैं और देखें किसको डिफेंस कर रहे हैं। हाँ, ये कहें कि अगर वो बेगुनाह है तो उसको नहीं सजा मिलनी चाहिए। यानी ये किस कानून में, किस साइन में लिखा है कि एक बंदा जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, अपने मुल्क से सरमाया ले जा रहा है, उससे आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकते? मैं यही कह रहा हूँ, जो हमारे अदारे जमीन बोझ हो चुके हैं, हमें रहम होता है। मुझे तो डर है पाकिस्तान के फ्यूचर से। और साबर साहब के लिए एक आखिरी गुजारिश है, मेरे भाई के लिए, शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे कभी खौफजदा ना करो। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लेकिन साबिर, ये जो अभी भट्टी साहब ने बात की है, अब खोसा साहब कह रहे हैं कि वो अयान अली को थानों में ना भेजा जाए, वहाँ पे तफ्तीश ठीक नहीं होती, और फिर एक बदसूरती और हुसन की बात कर रहे हैं। तो कहा, सही कहा वहाँ पे जज साहब ने कि क्या अदालत थानों को बंद कर दिया जाए? यानी थानों में जाना गरीब आदमी के सिर्फ मुकद्दर में रह गया। एक इंतहाई ये उनकी अफसोसनाक स्टेटमेंट थी इस पर भी। लेकिन इसके साथ हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि पंजाब बड़ा बेहतर है, पंजाब की कोई बात नहीं है, और एक मिसाल पेश की जाती है कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब वजारत आला। बच्चों के जो अगवा हैं पंजाब में, आपके पास पूरा डाटा है, मुझे पता है, एक दिल दुखाने वाला आपके पास पूरा डाटा है कि ये जिसने पंजाब हुकूमत के दावों को, जो खोखले दावे बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। एक तो इसकी तफसीलात बता दें, और दूसरा अगर टाइम मिले तो इस पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए, जो ये खोसा साहब ने जो कहा कि बेबी को थाने में बुला के तफ्तीश ना करें। अच्छा, अयान जो है ना, वो है फ्रंट लेडी है, वो ख़ुद तो मुजरिम नहीं है, लेकिन वो बड़े मुजरिमों की वो छोटी मुजरिम कह लें। और चलें, आप भी उन्हें मुजरिम नहीं समझते। और अयान जो है वो सारा कुछ बता चुकी है। अच्छा, फिर बात वही आ जाती है कि हम हैं मसलहतों का शिकार, सियासी मसलहतों का शिकार हैं, हम बारगेनिंग टूल के तौर पे चीज़ें रखते हैं। अच्छा, अब आप इसको छोड़ दें और मुझे पंजाब की स्टोरी पे आ जाए। बच्चों के अगवा की बता दें। अयान अली हो गया, मैंने आपकी बात समझ, वो बहुत बड़ी टाइम कम है, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं लोगों को कि ये जो कितने खोखले दावे हैं इस हुकूमत के, जिसे हम शरीफ हुकूमत कहते हैं। अच्छा सर, ये मेरे पास बच्चों के अगवा की वारदातों का सिर्फ डाटा है। सिर्फ 2015 में, अब 2015 में 1208 बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हुए, यानी ये जो रजिस्टर्ड हुए, जो सिर्फ रजिस्टर्ड हुए। और ये पंजाब की आप बात कर रहे हैं? पंजाब की। और उनमें हम ज़्यादा फोकस, मैंने आपको कल भी बताया था, हम ज़्यादा फोकस करते हैं लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची। लेकिन अब मैं बहावलपुर रीजन, रहीम यार खान में पिछले साल 21 बच्चे अगवा होने के केस रजिस्टर हुए। बहावल नगर छोटा सा शहर है, 56, बहावलपुर में 57, और अब आ जाए लाहौर में 320 पिछले साल। मैं चंद शहरों के ज़ाहिर प्रोग्राम में वक्त थोड़ा है। शेखुपुरा में 41, इस तरीके से कसूर में 15। और कसूर से बात याद आई, हम वही रोना रोते रहते हैं कि कसूर में जो वाक़या हुआ था बच्चों का, जो जिनसी सबको छोड़ दिया गया, और जिन लोगों ने जो इसमें मुलव्वस थे पुलिस वाले, उनकी तरक्कियां करके उनको भेज दिया गया। ठीक है, तो 1208 तो 2015 में हुए, और जो अब तक 2016 चल रहा है, अभी तक 6 महीने हुए हैं, तो 717 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 717 बच्चों के अगवा के केस, और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जी 587 रिकवर हुए हैं, और बाकी अभी तक रिकवर नहीं हुए। अच्छा, इसमें जो एक अफसोसनाक, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर वक्त है वो शॉर्ट सुनवा सकें, जो आज एक पंजाब के पुलिस अफसर ने जिस तरह से बयान करने की कोशिश की कि 96% बच्चे वो हैं जो अगवा नहीं हुए, खुद घरों से भाग गए। हार्डली
3 to 4% बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के नतीजे में जाते हैं। 96% बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे घर का माहौल, हमारे ट्रीटमेंट बच्चों की। ये पंजाब पुलिस कह रही है कि जनाब फिर वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चे खुद घर से भागे हैं, अगवा नहीं हुए। शायद इसीलिए पंजाब हुकूमत कहती है कि उनका जो हाल है उनके बहुत अच्छे। नाज़रीन, इस पर फिर बात करेंगे, वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।